राइट। सो लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे वाइट स्पेसेस हैं, कमेंट्स हैं, इनको आप रिमूव करते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए ये सीडो कोड बुक की एग्जांपल है। सीडो कोड क्या लिखा, आप जो इनपुट सोर्स कोड है उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहे होंगे। अगर आपका कैरेक्टर ब्लैंक आता है या टैब आता है, ब्लैंक स्पेस या टैब, आप उसको इग्नोर कर दें, कंटिन्यू कर दें। एल से पीक कैरेक्टर वेरिएबल है, ठीक है। इसमें अगर न्यू लाइन कैरेक्टर आता है \n, तो आप लाइन नंबर वेरिएबल का काउंट रख रहे होते हैं। लाइन नंबर आप किसी भी लाइन पे एरर आता है तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये वेरिएबल लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर बना देते हैं। इसके थ्रू आप काउंट रख रहे होते हैं कौन सी लाइन करेंटली एनालाइज हो रही है, टोकन कौन सी लाइन पे है। सही है। तो जैसे ही न्यू लाइन आता है तो आप लाइन नंबर इंक्रीमेंट कर देते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी वाइट स्पेस कैरेक्टर या कमेंट नहीं है तो आप इसको ब्रेक कर दें। अच्छा, रीडिंग अहेड, आपके मोस्ट ऑफ दी जितने भी टोकन्स होते हैं वो सिंगल डिजिट नहीं होते, मल्टी डिजिट होते हैं। तो उसमें आप एक डिजिट अगर आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सिंबल मिलता है ग्रेटर का, तो मैं इसको फुल स्क्रीन में शो कर दूं। तो अगर आपको ग्रेटर का सिंबल मिलता है तो आप यहाँ पे टोकन कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि वेक्टर फर्दर रीड करेंगे कि इसके आगे ग्रेटर के बाद इक्वल तो नहीं लगा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन के अंदर ग्रेटर के बाद इक्वल भी लगा हुआ है तो एक पूरा सिंगल टोकन कंसीडर होगा, ये दोनों अलग अलग टोकन्स कंसीडर नहीं होंगे। अगर आपने ये गलती कर दी कि दोनों को अलग अलग टोकन कंसीडर किए, ठीक है, तो आपका जो सिंटेक्स एनालाइजर है या पार्सर है वो एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि वो सिंटेक्स सही नहीं होगा फिर। तो इसको आप एज अ सिंगल टोकन कंसीडर करेंगे, एज अ रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर रीड अहेड करना पड़ेगा। एक कैरेक्टर आपने रीड किया, उससे नेक्स्ट कैरेक्टर भी रीड करना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग कि ये ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू टोकन है। अगर आगे इक्वल कैरेक्टर नहीं आता, इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आप रीड करते हैं, इफ दैट इज नॉट इक्वल, देन यू जस्ट कंसीडर इट एज ग्रेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर। सही है। तो ग्रेटर देन इसको रीड करने के लिए एल्गोरिथम या सूडो कोड दो अप्रोचेज हैं। एक तो आप इनपुट बफर यूज करें, एंड सेकंड अप्रोच इज सिंपली आप एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दें पीक के नाम से, ठीक है, उसमें आप नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करके चेक कर लें। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि अगर आपने कैरेक्टर 1 रीड किया है तो अगर आप नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करेंगे तो हो सकता है वो 0 हो। सही है। तो आप डिसाइड करेंगे कि ये टोकन 1 है या 10 है बाय रीडिंग अहेड नेक्स्ट कैरेक्टर्स। इसी तरीके से अगर कैरेक्टर टी आता है तो मे बी आगे ट्रू बूलियन लिखा हुआ हो, सिर्फ टी ना लिखा हो, तो आप रीड अहेड करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ये तो कोई भी आप टोकन रीड करते हैं तो रीड अहेड करना लाजमी होता है कि आगे क्या आ रहा है। इसके अलावा कुछ टोकन्स होते हैं जैसे सेमी कॉलन है, उसके बाद रीड अहेड करने की ज़रूरत नहीं होती। सेमी कॉलन है या कर्ली ब्रेसेस हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल कैरेक्टर टोकन्स हैं, इनमें रीड अहेड करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स में क्या आता है, लेक्सिकल एनालाइजर आपके नंबर्स के टोकन्स क्रिएट कर लेता है कॉन्स्टेंट्स के लिए। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स अगेन टर्मिनल होते हैं, ये फर्दर एक्सपेंड नहीं होते। अलॉन्ग विद एट्रीब्यूट, आपके जो नंबर है टोकन का, टोकन में अच्छा आपका नंबर आता है जो कि उसकी क्लास हम कहते हैं, और दूसरा उसकी एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू क्या है नंबर की। तो ये दोनों मिलके एक टोकन फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 31 + 28 + 59,
यही कमी है तुम्हारे। हाँ, ऑनलाइन क्लास में ये हो जाता है। एनीवे, सो टोकन्स को आप एज टेपल्स रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आप कर सकते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर आप उनको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, दो चीज़ें आएंगी, टोकन की क्लास नंबर और उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू 31। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ लाइन नंबर। किस लाइन नंबर पे ये आकर हो रहा है। सही है। इसके अलावा नेक्स्ट टोकन आ रहा है प्लस। प्लस टोकन में क्या है, ये सिर्फ आप एक ही मरतबा लिखेंगे, क्योंकि प्लस की कोई वैल्यू नहीं होती। प्लस टोकन प्लस ही होता है इटसेल्फ। अगर नंबर आता है, इंटीजर आता है, तो इंटीजर टोकन की कोई वैल्यू होगी। डबल है तो उसकी कोई वैल्यू होगी। लेकिन प्लस ऑपरेटर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको हम रिपीट नहीं करते, प्लस कामा प्लस टोकन नेम कामा उसकी वैल्यू प्लस कामा प्लस करके नहीं लगते, बल्कि एक ही मरतबा लिख दें। सही है। तो इसमें क्या होता है कि आपका इससे रिप्रेजेंट होता है कि टोकन नेम टोकन वैल्यू सेम है। सही है। अगेन नंबर आ रहा है या इंटीजर आ रहा है, तो पहले उसकी क्लास है नंबर, फिर उसकी वैल्यू है 28। वंस अगेन वी हैव अ टोकन प्लस। सही है। एंड देन वी हैव टोकन 59, जो कि एक नंबर है और उसकी वैल्यू 59 है। अच्छा, ये माइक्स ऑफ कर दें। मैं एक चीज़ आपको समझा दूं यहाँ पे। तो टोकन्स को आप टपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। टोकन को आप रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करेंगे, टपल फॉर्म में करेंगे, जिसमें आपकी टोकन क्लास। अच्छा, ये माइक बंद कर दें, किसका खुला हुआ है? तो बंद कर दूं। आप टोकन को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग टोकन क्लास, टोकन वैल्यू एंड लाइन नंबर इज ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मस्ट हैं। तो टोकन क्लास होती है एक, टोकन वैल्यू होती है, ये आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन की अगर हम एग्जांपल लें, तो a इक्वल्स, फॉर एग्जांपल वेरिएबल a इक्वल्स 2 प्लस। सही है। तो इसकी अगर हम टोकन रिप्रेजेंट करें, टोकन रिप्रेजेंटेशन जनरेट करें, तो फर्स्ट टोकन एक आइडेंटिफायर है, उसकी वैल्यू है a। सेकंड टोकन असाइनमेंट ऑपरेटर है और उसकी वैल्यू है असाइन। यस, कौन है? शुरू हो गए भाई अभी से। सो एनीवे, सो जो हमारा सेकंड टोकन है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, उसकी वैल्यू है ये वाली। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टोकन है इंटीजर, उसकी वैल्यू है 2। अगेन नेक्स्ट टोकन इज, उसकी वैल्यू है प्लस। अगेन नेक्स्ट टोकन इज इंटीजर, उसकी वैल्यू है 33। अच्छा, तो ये मैंने टोकन जनरेट किए हैं इस स्टेटमेंट एक्सप्रेशन के लिए। जब सेमी कॉलन भी लगा दें, तो सेमी कॉलन के लिए सेपरेट क्लास ऐड होगी। अच्छा, ये किसका बच्चा रो रहा है? जेरी। क्या हो रहा है यार, ये कौन है? ये चुप हो जाओ प्लीज।
एक तो माइक्रोसॉफ्ट टीम में मसला ये है कि आप लोग खुद अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक तो ये बताता भी नहीं है कौन था ये। तो एनीवे, सो इसके हम टोकन्स जनरेट करेंगे इस एक्सप्रेशन के। तो टोकन्स ये जनरेट होंगे। टोकन का जनरल फॉर्म ये होता है। यार ये कौन है, बंद कर दो यार, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये अगर पकड़ा गया ना फिर इसकी खैर नहीं है, ये जो भी है वो पकड़ते हैं। एनीवे, सो ये एक एक्सप्रेशन है, इसके आप टोकन जनरेट करेंगे, तो ये टोकन इसके जनरेट होंगे। टोकन के दो पार्ट्स होते हैं टपल के, एक टोकन क्लास नेम और एक टोकन वैल्यू। फर्स्ट टोकन क्लास है आइडेंटिफायर, उसकी वैल्यू है ए। दूसरा टोकन है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसकी वैल्यू है असाइन इक्वल्स टू। थर्ड टोकन इज आपका इंटीजर नंबर, क्लास है इंट, वैल्यू इज 2। फोर्थ इज 8 ऑपरेटर, वैल्यू इज प्लस। फिफ्थ इज अगेन इंटीजर, वैल्यू 33। एंड सिक्स सेमीकोलन, वैल्यू इज सेमीकोलन कैरेक्टर। अच्छा यहाँ पे देखें, जैसे इंटीजर है, इस क्लास में कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती हैं, सही है। तो उस केस में हमें इसकी क्लास डिफाइन करना लाजमी होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट के केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटर आ सकता है। असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ एक ही होता है, इक्वल। तो उस केस में आप उसकी क्लास को इग्नोर कर सकते हैं, सही है। आप सिर्फ उसका ऑपरेटर लिख दें। इसी तरीके से ऐड के लिए भी आप सिर्फ ऑपरेटर लिख सकते हैं। और सेमीकोलन, दिस इज अगेन यूनिक। तो जितने भी यूनिक आपके टोकन होते हैं, सर ये थोड़ा लेक्सीम्स दोबारा होते हैं। समझाना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी अगर आप टोकनाइज करते हैं आपके सोर्स कोड को, तो टोकन्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट्स ऑफ योर प्रोग्राम, सही है। तो वो लॉजिकल यूनिट्स हमने 5 तरह के डिस्कस किए थे। एक आइडेंटिफायर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, इन पंक्चुएशंस आते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक लॉजिकल यूनिट्स ऑफ प्रोग्राम। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए आप प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके कोड लिखा होता है, जितना भी, तो उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इन्हीं ब्लॉक्स में फॉल करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इस ब्लॉक में आइडेंटिफायर भी है, ऑपरेटर्स भी हैं, एंड दीज आर कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स भी हैं, ठीक है। दिस इज अगेन एन ऑपरेटर एंड दिस इज पंक्चुएशन, सही है। तो अब इनको लेक्सिकल एनालाइजर का क्या काम होता है, इसको ब्रेक करके टोकन्स जनरेट करेगा, सही है। तो टोकन्स कैसे जनरेट करेंगे? फर्स्ट टोकन इज आइडेंटिफायर, वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, किसी भी चीज़ का नाम आइडेंटिफायर होता है। उसके बाद ऑपरेटर है, असाइनमेंट। उसके बाद हमारे पास इंटीजर है 2। उसके बाद आपके पास एडिशन है, ऑपरेटर है ऐड। उसके बाद अगेन एक और इंटीजर है 33। फिर एंड हो रहा है, हम एंड कर रहे हैं सेमी कॉलन से, सही है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे? अगेन आपका जो टोकन होता है वो रिप्रेजेंट होता है एज टपल ऑफ 2 वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू इज क्लास, सेकंड वैल्यू इज द टोकन, एक टोकन इटसेल्फ, ठीक है। तो फर्स्ट टोकन इज या लेक्सीम इज आपका ए, जो कि एक आइडेंटिफायर है। सेकंड आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, सही है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, इस क्लास के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर, इक्वल।
आइडेंटिफायर क्लास के अंदर कितने मेंबर्स आ सकते हैं? ID इक्वल्स ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज आ सकती हैं। सही है। तो आइडेंटिफायर के साथ, अगर आइडेंटिफायर आता है तो उसके साथ साथ हमें उसकी क्लास भी लिखनी लाजमी है। लेकिन इक्वल सर जो ऑपरेटर है, 1 मिनट में बताता हूँ इनको क्लासीफाई हम कैसे करेंगे। इक्वल जो ऑपरेटर है, साइन ऑपरेटर, ये सिर्फ एक ही है। ये यूनिक इसलिए है कि आप इसकी जगह ये करेंगे तो दिस थिंग हैज अ डिफरेंट मीनिंग। प्लस इक्वल्स हैज अ डिफरेंट मीनिंग सिंपल इक्वल। इस केस में आपकी मीनिंग चेंज हो है, उसका है कि है या बिल्डिंग ब्लॉक है वो डिफरेंट क्लास को बिलोंग करता है। सही है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन क्लास को बिलोंग करता है और इस क्लास में और कोई मेंबर बिलोंग नहीं करता। अगर ये आप रखेंगे तो इसकी मीनिंग अलग है। सही है। लेकिन अगर आप एक ही जगह ए बी रख दें तो अगेन इसका सिमेंटिकली सेम मीनिंग है कि आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ या मेंबर्स हैं तो आप क्लास नेम लाजमी लिखेंगे। अगर ये वाला केस आ रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो इस क्लास के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है। सही है। अगर मैं ये रखूँगा दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो ये इस क्लास का मेंबर नहीं हो सकता। प्लस इक्वल्स अलग क्लास का मेंबर आप रखेंगे। तो इन केस आपकी क्लास में सिर्फ एक ही मेंबर है तो उस केस में आप उस क्लास का नाम इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू रख दें, आपका ये वैलिड टोकन बन जाएगा। इसी तरीके से ये एग्जांपल भी यहाँ लिखी हुई है। अगर नंबर है तो आप क्लास नेम लाजमी लिख रहे हैं क्योंकि नंबर कुछ भी हो सकता है। प्लस है, इस क्लास में एक ही मेंबर है तो आप प्लस लिख रहे हैं सिर्फ। हाँ, आप क्वेश्चन पूछ लें। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे कि भी आपने बोला कि जो असाइनमेंट हमारा ऑपरेटर है, जैसे कि हम इक्वल टू ग्रेटर देन करते हैं, तो आपने पहले यानी कि हमें बताया था कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इक्वल टू है तो उसके साथ दोबारा रीड करेगा ग्रेटर देन भी हो, या ग्रेटर देन हो तो उसके हाँ, साथ रीड करेगा इक्वल टू हो। ठीक है। सर यहाँ पे तो इस खाली अगर इक्वल टू है तो सर हम आगे रीड नहीं ना कर रहे। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सूडो कोड नहीं है। अगर ये लिखा होता ना ठीक है सर। प्लस इक्वल्स टू, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह कर देता। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि टोकन्स किस तरह बनते हैं, उनका जो फॉर्मेट होता है या जिनको आप उसको नोटेशन जो होती है वो किस तरह की होती है, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ। ठीक इनको है आप सर। एक्चुअली जाके एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे वो हम इम्प्लीमेंटेशन में देख लेंगे। ठीक है सही सर। है। ओके। सो ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसको हमने टोकनाइज कर दिया तो ये टोकन जनरेट हो गए। ओके। सो अच्छा, अब यहाँ पे सूडो कोड है। अगर आपको कांस्टेंट वैल्यूज रिकॉग्नाइज करनी है तो उनका सूडो कोड क्या होगा। सो पीक होल्ड्स द डिजिट, v is the value of the digit of the token number। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 31, तो उसको आप एज अ सेपरेट टोकन जनरेट कैसे करेंगे। डू वाइल लूप में जाएं, v इक्वल्स v मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस इंटीजर वैल्यू ऑफ डिजिट पीक। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं दोबारा ये खोलता हूँ, आपके पास नंबर आता है, इसी एग्जांपल को फॉलो करते हैं, 31 नंबर आता है तो पीक के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर होगा 3। सही है। तो आप इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, v की वैल्यू है 0, v की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है 0, v इक्वल्स v टाइम्स 10 प्लस पीक, पीक पे जो भी नंबर रखा हुआ है वो। तो फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करें, पीक पे 3 है, v की वैल्यू क्या बनेगी, 0 टाइम्स 10 इज 0 प्लस पीक 3 बनेगी।
अब पीक अपडेट होगा, पीक की नई वैल्यू क्या आएगी, पीक नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करेगा दैट इज 1। अब क्या होगा, v इक्वल्स v टाइम्स 10 प्लस पीक की वैल्यू अब क्या है 1, तो v की नई वैल्यू क्या बनी 31। सही है, तो इस तरह से इसने 31 रिकॉग्नाइज कर दिया। लेकिन ये सब काम करने से पहले हमने यहाँ पे एक कंडीशनल चेक लगाया हुआ है कि अगर पीक में डिजिट होल्ड हो रहा है, कोई डिजिट है, तो उसी केस में आप ये काम करेंगे। तो नेक्स्ट कैरेक्टर पीक के अंदर 31 के बाद लेट से प्लस आता है या स्पेस आता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे वाइल लूप में, हम ये वाइल में रिपीट कर रहे हैं, तो वाइल के अंदर पीक होल्ड द डिजिट, ये फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही फॉल्स होगा तो आप v की जो लास्ट वैल्यू है दैट इज 31, उसको आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं इंटीजर्स, वो आप सेपरेट कर सकते हैं या रीड आउट कर सकते हैं कोड में से। समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन है आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ या ऑटोमेटा ऑफ डिजिट्स की, नंबर्स की। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। ये समझ में आ रहा है ये डिजिट्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? जी डिजिट सर। को रिकॉग्नाइज करने का सूडो कोड ये लिखा हुआ है, आप स्टार्ट करते हैं, पीक नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करता है, अगर कैरेक्टर डिजिट आता है इनपुट के अंदर तो आप क्या करते हैं कि आप उसको वाइल लूप में कंटिन्यू करेंगे जब तक अगर आपके पास इनपुट में नंबर्स आते रहेंगे, तब तक आप इसको वी में ऐड कराते रहेंगे। जब कंप्लीट नंबर फिनिश हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कोई और कैरेक्टर आता है तो आप टोकन जनरेट करके उसको रिटर्न करा देते हैं। तो टोकन अगेन इज अ की वैल्यू पेयर ऑफ क्लास एंड इट्स वैल्यू। तो क्लास इज नंबर, वैल्यू इज 31। इस तरह का टोकन आपको सर रिटर्न होके मिलेगा। जी सर सर क्या? मल्टीप्लाई बाय 10 करना लाजमी होंदो आ सर केवड़ो मतलब जेकना ना अच्छा, वेरिएबल जे अगर हम, ठीक है, अच्छा ये मल्टीप्लाई अगर हम ना करें तो उस केस जी में सर रिजल्ट क्या आएगा, तो वो देख लें। अगर आपका नंबर है 31 तो हम उसको 31 की जगह उसको हम मल्टीप्लाई ना करें तो अब p की वैल्यू फर्स्ट टाइम आएगी 3। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर 3 रीड किया था, दूसरा कैरेक्टर हमने 1 रीड किया था, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा 3 + 1, यहाँ पे क्या आएगा 4, जबकि ये 3 + 1 नहीं है 31 है। तो समझ रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों कर रहे हैं? जी सर ओके। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हमने ये तो देख लिया कि हम इस इनपुट स्ट्रीम में से जो आपका सोर्स कोड है उसमें से इंटीजर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंटीजर टोकन्स को। अब एक काम करते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सही है, और आप प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। देन उसके लिए हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको बेसिक से इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ इस सूडो कोड को। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ, टोकन या इसको हम स्कैनर कह देते हैं, बल्कि एग्जैक्ट नेम दे देते हैं लेक्सिकल एनालाइजर। तो सर मैंने न्यू स्क्रीन प्रोजेक्ट, जी बताएं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन बाकी लोगों के पास शो हो रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, यस सर, बाकी हो लोग। रही है। ठीक है, जी तुम सर भी रिकॉर्डिंग में देख लेना, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, रिकॉर्डिंग देख लेना। तो मैंने नया प्रोजेक्ट क्रिएट सर कर लिया। यस, सर यो असां सर प्रोजेक्ट सर उनमें विंडोज फॉर्म में ठाहींदा नी ना सर?
हाँ तव्हां विंडोज़ फॉर्म में ठाहियो, नो इशू। सर कंसोल में ठाहे सघूं था? बेहतर आहे तव्हां विंडोज़ फॉर्म में ठाहियो। ठीक है सर। ये सिर्फ मैंने डेमो के लिए बनाया है प्रोजेक्ट कंसोल ऐप, आप विंडोज़ फॉर्म में बना दें, बेहतर है। ठीक है, सर। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक, ये बहुत ज़्यादा ही धूम हो गया। इसको मैं इंटीजर कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, फ़िलहाल के लिए। तो इंटीजर रिकॉग्नाइज नंबर्स, सो इसको आप देंगे एक सोर्स कोड की स्ट्रीम, सोर्स, सही है। तो अब हम क्या कर रहे होंगे, वाइल कैरेक्टर पीक बना देते हैं, कैरेक्टर पीक इक्वल्स सोर्स 0, बाद वाइल लूप में हम 1 बाय 1 सारा सोर्स कोड पार्स करेंगे, बल्कि सोर्स कोड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रिंग सोर्स कोड। सोर्स कोड हम फिलहाल सिंपल एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सप्रेशन इज 23 प्लस 34 minus 1 is 2. So this is our simple source code expression. While बल्कि हम ये बना देते हैं, I is less than source dot length। जब तक ये सोर्स कोड चलता रहेगा हम क्या करेंगे, बल्कि पीक को भी हम इसी के अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं, पीक इज सोर्स ऑफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब हमें क्या करना है, ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। इफ पीक होल्ड्स द कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है, इफ पीक होल्ड्स द कैरेक्टर, सॉरी पीक होल्ड्स द डिजिट, तो इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू 0 है या फिर और लगेगा, और 1। तो पहले मैं इनकोड कर देता हूँ ताकि एरर ख़त्म हो जाए। तो डिजिट्स हमारे पास 0 to 9 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो अगर पीक में से 0, पीक के अंदर 0 से लेके 9 तक कोई वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, ये सीडो कोड इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, सही है। व्हाट डज, ओके, सो इसको हम डिफाइन कर देते हैं, इंटीजर वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, नंबर की जो भी वैल्यू है। अब हम डू वाइल लूप में इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, वाइल, अच्छा वाइल की कंडीशन भी अब यही लगेगी, जब तक पीक के अंदर ये आते रहते हैं, ठीक है। तो 2 के अंदर क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू इक्वल्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वैल्यू इंटीजर वैल्यू ऑफ करंट डिजिट। करंट डिजिट अब क्योंकि कैरेक्टर फॉर्म में तो हम तो बंद कर दें, माइक बंद कर दें, दिस इज इम्पोर्टेंट, माइक बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर
और हम इसको सी दे देंगे, सॉरी की नहीं, पीक। ठीक है, पीक की क्योंकि डिजिट की वैल्यू इस तरह कैरेक्टर में लिखी हुई है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर वैल्यू में, ताकि इसके साथ ऐड हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो हमारा लूप वेरिएबल है आई, इसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, आई प्लस प्लस, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, हम पीक के अंदर नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो पीक इक्वल्स आपका सोर्स आई। तो जब तक इसके अंदर डिजिट्स आते रहेंगे ये वाइल लूप की कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये वाइल लूप, डू वाइल लूप चलता रहेगा। सही है, थोड़ा सा इंडेंट कर लेते हैं। ओके, तो तब तक ये लूप रिपीट होता रहेगा। उसके बाद जब आप बाहर आएंगे लूप से, जब डिजिट खत्म होगा, आई प्लस प्लस, अगेन लूप को इंक्रीमेंट कर दें। सो अच्छा, अब यहाँ पे इफ कंडीशन कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये वाली इफ कंडीशन, ये वाली इफ कंडीशन ख़त्म हो रही है वाइल लूप के बाद इफ डिजिट एंड्स हियर। सही है, तो जैसे ही आपका इफ ख़त्म होता है तो मैं सिंपली ये करता हूँ कि ये कंसोल डॉट राइट लाइन करके ये आपका जो भी टोकन है इसको प्रिंट कर देता हूँ। का जो भी टोकन नंबर जनरेट होगा उसकी वैल्यू होगी ई के अंदर। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, डेट इज वैल्यू। सो अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, recognize number, and we pass its source code. तो कौन सा प्रोग्राम है हमारा, रेंज आउट ऑफ बाउंड, is less than source dot length। प्रॉब्ली हमने कोई गलती कर दी है, आउटपुट में 551 इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एट लाइन नंबर 38। सर सोर्स डॉट लेंथ -1 थी नो लूप, so 0 का स्टार्ट से नो अदर। ओके, लेट्स सी, ऑलराइट। चलें, इसका प्रॉब्लम तो बता दिया अब्दुल्ला ने। 10 पॉइंट अब्दुल्ला। ओके, सो अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है उसको हम ब्रेक पॉइंट लगा के देख रहे हैं कि वैल्यू इनकरेक्ट क्यों आ रही है, इनकरेक्ट। तो ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, टोकन्स हमें जनरेट करके दे रहा है लेकिन इनकरेक्ट वैल्यूज़ के साथ। सो फर्स्ट वैल्यू पीक के अंदर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, पीक के अंदर एक कैरेक्टर इज 2। ठीक है, तो कैरेक्टर नंबर 2 जो है वो इसके साथ मैच हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू इज, ओहो
यहाँ पे गलती हो रही है, इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट यहाँ पे गलत आ रहा है। सर यहाँ पे तो 23 को अलग अलग देखते हैं करके इसको, यहाँ पे गलती कन्वर्जन में। हाँ, मैं आपको बताऊँ, कन्वर्जन में यहाँ पे गलती हो रही है कि कैरेक्टर 2 को 50 उसकी जो एस की वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको पहले टू स्ट्रिंग कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ट्वेंटी थ्री 44। चलें, अब एक फर्स्ट टोकन उसने रिकॉग्नाइज किया है, सेकंड भी रिकॉग्नाइज किया है, लास्ट टोकन में गलती की है और ये टोकन रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो हमने ये सॉल्व की कि यहाँ पे हम जो कन्वर्जन कर रहे थे, कन्वर्जन में एक एरर था। ठीक है, वो तो हमने सही कर दी। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू peak is this, do while वैल्यू को हमने if के बाद ही प्रिंट किया है। सर मस्जिद है ना तुम्हारी? ये एक स्टूडेंट है फाजिल अली, इसका नाम नोट कर लेते हैं। ऑन होल्ड पे। एनीवे यहाँ पे हमारे टोकन्स 23 44 रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन इनको रिपीट कर रहा है। प्लस में लास्ट टोकन जो है 2 वो जनरेट नहीं हो रहा। तो अभी हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे -1 हटा दूँ तो अब ये चल रहा है। टोकन हमारे रिकॉग्नाइज तो सारे हो रहे हैं, लेकिन ये बार बार प्रिंट कर रहा है। इसको रोकने के लिए क्या करें? टोकन हमने रिकॉग्नाइज कर लिए हैं सारे। अगर मैं ये नंबर टोकन्स बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टार्ट में 5 कर देता हूँ, डिवाइड, तो ये जितने भी टोकन्स हैं हमारे 5 है, 23 है, फिर 44 एंड लास्ट इज 2। तो जितने भी नंबर्स हैं ये हम इस सूडो कोड से करेक्टली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मल्टीपल टाइम्स प्रिंट क्यों हो रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि जब एक टोकन रिकॉग्नाइज हो जाता है तो उसके बाद ये जो इनर डू वाइल लूप है ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम ये वैल्यू प्रिंट कराते हैं। वैल्यू प्रिंट कराने के बाद आप फिर जो आउटर वाइल लूप है जो कि कंप्लीट सोर्स कोड को रीड कर रहा है उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें नेक्स्ट फॉर एग्जांपल कैरेक्टर है हमारा डिवाइड या स्पेस, तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम डू वाइल लूप में भी नहीं आते। ठीक है, तो डू वाइल लूप में भी नहीं आते। साथ में एक मिनट,
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एनीवे, सो इसमें मसला ये हो रहा है कि अगर आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, आप नेक्स्ट टोकन कोई नंबर नहीं भी है, फिर भी ये कंसोलर राइट लाइन में लास्ट वैल्यू प्रिंट कर देता है। ठीक है, सो अब हम ये करते हैं इसको सही करने के लिए कि यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब तो आप ये लाइन प्रिंट कर दें। ठीक है, तो जैसे ही आपने लाइन प्रिंट कर दी, उसके बाद आप इस वैल्यू को इक्वल्स टू 0 रीइनिशियलाइज कर दें। एक आपने नंबर टोकन रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टोकन रिकॉग्नाइज जब भी करेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप देखते हैं, ठीक है, अब हमारे पास यूनिक टोकन्स प्रिंट हो रहे हैं। तो हमने एक एक्सप्रेशन डिफाइन की, उस एक्सप्रेशन से जितने भी यूनिक टोकन थे सोर्स में से टोकन, उनको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है, तो अगर हम टोकन फॉर्म में शो करना चाहें तो टोकन फॉर्म में शो कैसे करेंगे? टोकन फॉर्म में शो करने के लिए टोकन फॉर्म का टपल इस तरह से बनाएंगे, ओपनिंग क्लासेस नंबर या इंटीजर, हम इसको इंटीजर कहते हैं फॉर एग्जांपल, एंड सेकंड पार्ट इज बस, या हम इसको इस तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके टोकन आने चाहिए। इंटीजर है आपका क्लास टोकन का, एंड वैल्यू इज 5, देन अगेन इंटीजर वैल्यू इज 23, इंटीजर वैल्यू 44 एंड इंटीजर वैल्यू इज 2। तो इज इट क्लियर ऑल? ये सबको समझ में आ रहा है? हमने सूडो कोड को इम्प्लीमेंट किया है टू रिकॉग्नाइज ऑल कांस्टेंट नंबर्स। सही है? समझ में आ रहा है सबको? ये सर कराया सर, स्क्रीनशॉट करे जी। ये सोर्स कोड में आपको फिर भेज देता हूँ, ये प्रोग्राम आपको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसको आप यूज़ कर जी सर, सकते हैं। थैंक यू। पहले ये बता दें, समझ में आ रहा है सबको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं डिजिट्स को? यस सर यार तो कुछ सच्ची समझ में आए तो। ठीक है, तो अगेन कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सिंपल नहीं है, इसमें आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। तो ये मैं कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको इस तरह के बताता रहूँगा, लेकिन एट दी एंड आप इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक फुल लेक्सिकल एनालाइजर खुद डिज़ाइन करेंगे। तो हमने कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू के लिए कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे उसका कोड देखा है, सूडो कोड। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे भी देख लेंगे। बाकी हम अगर हमें रिकॉग्नाइज करने हैं आइडेंटिफायर्स, तो उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, बाकी चीज़ें, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास का टाइम हमारा हो चुका है। क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें।